नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जुड़ी हुई है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र में गीता स्थली ज्योतिसर पहुंचे। दूसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां सेक्टर 9 में चल रहे 3 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति केंद्र कार्यक्रम का समापन हुआ है। तीसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग अगस्त के पहले सप्ताह में होगी। इसके लिए 4 अगस्त की डेट भी फाइनल कर दी गई है। और चौथी खबर नूह से है, जहां भगवा यात्रा के दौरान 2 गुटों में जमकर टकराव हो गया और पत्थरबाजी में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तो ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में एक एक कर हम बात करेंगे। गीता स्थली ज्योतिसर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। दूसरी खबर गुरुग्राम दौरे पर नितिन गडकरी यहां पर रहे। तीसरी खबर आपको इसकी बात करेंगे, 4 अगस्त को कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसकी डेट 4 अगस्त जो है वो फाइनलाइज कर दी गई है। और चौथी खबर जो है वो वीएचपी की यात्रा से जुड़ी हुई है, जिसमें जमकर पत्थरबाजी हुई है और यहां तक कि फायरिंग होने की खबर भी है। तो चलिए बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र में गीता स्थली ज्योतिसर पहुंचे। यहां सीएम ने करीब 205 करोड़ की लागत से बनने वाले ज्योतिसर अनुभव केंद्र प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बैठक भी ली है। मौके पर सांसद नायाब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, अंबाला से विधायक असीम गोयल समेत तमाम विधायक और अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित भी किया और शहीद उधम सिंह जी को नमन किया। समाज के लोगों को बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने जो शहीद उधम सिंह वो क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आजादी की लौ को बढ़ाने का काम किया, उनका जो आज शहीदी दिवस 83वां मनाया गया है, मैं समाज के सब लोगों को बहुत ही बधाई और बहुत शुभकामना भी देता हूं। और इसी प्रकार जो हमारे शहीदों ने हमको रास्ता दिखाया है, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, उस नाते से समाज में आगे प्रेरणा भी बनी रहे, इतना ही मेरा कहना है। घोषणा की गई है जो जयंती मनाती है, सर 3 साल पहली सरकार है जो महापुरुषों की जयंती मनाती है। हम महापुरुषों के विचारों का प्रचार प्रसार किस प्रकार से ज्यादा हो, समाज में एक परंपरा ही बननी चाहिए। सरकार अपना एक सहयोग करती है कि उनको सरकारी तौर पर ऐसे जो है क्रांतिकारी, इनके मान सम्मान के लिए कार्यक्रम सब करते हैं। ये कार्यक्रम हमने उसी निर्णय में किया। मणिपुर के इश्यू को लेकर सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष नहीं है। पीयूष गोयल कह रहे हैं हम तैयार हैं। बिल्कुल, हम तो हमेशा तैयार रहे हैं, आगे भी तैयार हैं, आज भी तैयार हैं। इसलिए विपक्ष का तो किसी प्रकार का कोई आगे पीछे देखने को मिल नहीं रहा। वो अपनी बैठकों में, अपने संगठनों में इसको में उलझे हुए हैं, वो संगठन भी खड़ा नहीं कर पाते हैं। हमारा तो नीचे तक, पन्ना प्रमुख तक सब खड़ा है। और हमारे मंच की शोभा बढ़ा। तो खबर आपको कुरुक्षेत्र से बता रहे हैं, जहां कुरुक्षेत्र में गीता स्थली ज्योतिसर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। यहां 205 करोड़ की लागत से बनने वाले ज्योतिसर अनुभव केंद्र प्रोजेक्ट का निरीक्षण इस दौरान मुख्यमंत्री ने किया। साथ ही पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बैठक भी उन्होंने ली है। गीता स्थली ज्योतिसर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। अनुभव केंद्र प्रोजेक्ट का इस दौरान निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया है और शहीद उधम सिंह को नमन किया। ये तस्वीरें आप कुरुक्षेत्र से देख रहे हैं। कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, जहां अनुभव केंद्र प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पहुंचे और इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए। सीएम ने इसके बाद अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी ली। कुरुक्षेत्र में गीता स्थली ज्योतिसर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। यहां उन्होंने 205 करोड़ की लागत से बनने वाले ज्योतिसर अनुभव केंद्र प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है। साथ ही पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक भी की।
अनुभव, केंद्र प्रोजेक्ट का निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया है। आपको बता दें कि 205 करोड़ की लागत से ये जो प्रोजेक्ट है वो बनने वाला है। इसका काम जो है वो जारी है और इसका निरीक्षण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने इसके बाद पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बैठक भी यहां पर ली है। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 9 में चल रहे 3 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति केंद्र कार्यक्रम का समापन हो गया है। समापन कार्यक्रम में पर पहुंचे केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने इस कार्यक्रम को उभरते भारत का एक अहम केंद्र बताया है। साथ ही कहा कि भारत की संस्कृति पूरे विश्व में आज लोगों को जीवन जीने की कला सिखाती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। विजेंद्र, केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे, उन्होंने तमाम जो बातें हैं वो यहां पर कही हैं। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा है? 3 दिवसीय भारत अंतर्राज्यीय संस्कृत केंद्र का कार्यक्रम का समापन हुआ था, जिसमें केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे थे और कार्यक्रम लगातार 3 दिन चला था। अलग अलग तरह के यहाँ पर कार्यक्रम थे और आपको बता दें संस्कृति से रिलेटेड ये कार्यक्रम था और यहाँ पर उसका उद्घाटन भी किया गया था 2 दिन पहले। और ऐसे में यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे नितिन गडकरी, उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाती है और ऐसी तस्वीर पेश करती है जिससे युवाओं में आत्म शक्ति और आत्म सम्मान से जीने की कला, आत्म रक्षक की कला उनमें उत्पन्न हो। और विश्व पटल पर भारत की संस्कृति को मजबूत और असरदार देखा जाता है। और देश में जो राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल फैला है उसको लेकर भी नितिन गडकरी ने कहा कि देश में जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं और एक दूसरे राज्य में जाना काफी सुगम हो गया है। इस तरह की बात मंच के संबोधन में की गई। जी विजेंद्र, संस्कृति केंद्र कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में ये शिरकत की उन्होंने। इस दौरान जो ये कार्यक्रम चला, क्या कुछ इसमें किया गया और किस तरीके से इस संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने का काम इस दौरान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया? देखिए, ये उद्घाटन किया गया था सेक्टर 9 में एक जमीन है, उसको लेकर यहाँ पर भारतीय संस्कृति कला केंद्र बनाया गया है और उसका उद्घाटन परसों किया गया था, जहाँ पर बीजेपी के कई बड़े नेता, राज्यपाल यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने विधिवत रूप से इसका उद्घाटन किया था। आज समापन के दिन नितिन गडकरी यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पर पहुंचकर और अपने मंच के संबोधन में जिस तरह से मैंने बताया आपको कार्यक्रम में वो पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया गया यहाँ पर। और जो संस्कृति से रिलेटेड है, भारत की जो संस्कृति जिसका जो आपको बताएं कि केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है, उसको बनाया जाएगा, उसी से रिलेटेड उन्होंने मंच के माध्यम से कहा कि भारत की संस्कृति एकता और अखंडता के प्रतीक है। इस तरह की बात कही और लोगों को संबोधित किया। जी विजेंद्र, ये कार्यक्रम यहां पर किया गया, हालांकि इसका समापन हो गया है, लेकिन इनके आयोजकों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे? देखिए, यहाँ पर जो आपको बता दें, जो यहाँ पर भारत संस्कृति जो कला केंद्र बनाया जाएगा, यहाँ पर हमारी संस्कृति को झलकाने के लिए तमाम तरह की चीजें यहाँ पर स्थापित की जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर संस्कृत से रिलेटेड जो हमारे कार्यक्रम है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आयोजकों की माने तो इसी तरह के कार्यक्रम आपको महीने में 2 महीने में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति से जो मेलजोल खाते हैं उन कार्यक्रमों को यहाँ पर किया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर जो भारत की संस्कृति है उसको दर्शाने का काम ये कला केंद्र किया जाएगा। जी ठीक है विजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग अगस्त के पहले सप्ताह में होने जा रही है। इसके लिए 4 अगस्त की डेट भी फाइनल कर दी गई है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे और दोपहर बाद करीब 3 बजे हरियाणा सचिवालय में यह मीटिंग होगी। इस मीटिंग में हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख पर मुहर लगाई जाएगी। संभावना यह भी है कि 25 अगस्त के बाद की सत्र की डेट फाइनल की जाएगी। इसके अलावा भी कई अहम फैसलों को कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा, जिस पर चर्चा होगी। सचिवालय के मुख्य सभा कक्ष में होने वाली मीटिंग में कुछ अफसर और साथ ही कर्मचारियों को सेवा विस्तार पर भी मुहर लग सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा जी, एक अहम बैठक यहां पर कैबिनेट की होने जा रही है एक बार फिर 4 अगस्त को। हालांकि ये डेट फाइनल कर ली गई है, किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होनी है? मानसून सत्र की तारीख के ऊपर जो है वो मोहर लगाना है। उम्मीद की जा सकती है कि 25 अगस्त के बाद जो 25 अगस्त के बाद हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र जो है बुलाया जाएगा और इससे पहले जितने भी विधायी कार्यों को सरकार ने मंजूरी देने, उसकी जो भी बिल या जो भी उसके जो पॉलिसी मैटर्स जो हैं जिनके ऊपर एक विधानसभा के अंदर जो है वो अनुमति जरूरत है, इसके अलावा कुछ अनुपूरक मांगे भी होती हैं, उन सभी को लेकर इस जो है मानसून सत्र को बुलाया जा रहा है। अभी मानसून सत्र का एजेंडा सरकार ने तय नहीं किया है, लेकिन कैबिनेट की बैठक को देखते हुए करते हैं कि वीरवार तक जो है कैबिनेट का एजेंडा वो जो है तैयार हो जाएगा और देखते हैं कि इसमें इस बार का सत्र जो है कितने जल्द चलता है। आमतौर पर 4 दिन तक जो है वो सत्र मानसून का चलता है। जी, ये कैबिनेट बैठक यहां पर होने जा रही है। ओपी शर्मा जी, आपने बताया कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होनी है, लेकिन विपक्ष किस तरीके से जो पिछले दिनों बाढ़ आई है और उस तरीके से किसानों को कुछ नुकसान हुआ है, क्या उस मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है? देखिए चेतन, अगर हम इस मुद्दे के ऊपर कैबिनेट में कोई बैठक नहीं होगी, लेकिन एक बार जब राज्यपाल अगर मानसून सत्र की मंजूरी दे देते हैं तो उसके बाद जो है हर बार जो भी विधानसभा का कोई भी सत्र होता है तो विपक्ष के लिए एक अवसर के तौर पर होता है। विपक्ष कहीं ना कहीं जो है सरकार के ऊपर जो है खुलकर निशाना साध सकती है। सरकार के कामों की आलोचना करना, उनका विरोध करना, उनके ऊपर विभिन्न तरह के प्रस्ताव लेके आना, इस तरह के कुछ जो हथियार, जो हथकंडे हैं जो विपक्ष हमेशा अपनाता है। तो इस बार भी विपक्ष जो है कहीं ना कहीं अपनी पूरी तैयारी के साथ में आएगा। तो ऐसे में सरकार भी उनको भांपते हुए कहीं ना कहीं उनकी भी जो है तैयारी वक्त रहते ही जो है शुरू कर देते हैं और अक्सर मुद्दों को लेकर सदन के अंदर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो है काफी नोकझोंक देखने को मिलती है। जी बिल्कुल। किस तरीके से जो विपक्ष भी है वो भी हमलावर है और चाहता है कि उनकी बातें सुनी जाए। सत्र की आपने बात बताई, कब से ये सत्र, एक बार आप दोबारा बता दीजिए ओपी शर्मा जी, कब से ये सत्र जो है मानसून सत्र वो शुरू हो सकता है? देखिए चेतन, अगर मानसून सत्र की बात करें तो अमूमन विधानसभा अध्यक्ष को अपनी तैयारियों के लिए करीबन जो 20 दिन का वक्त उनको चाहिए होता है। अगर 4 तारीख को बैठक बुलाई जा रही है और उसी दिन जो है अनुमोदन जो है वो राज्यपाल को भेजा जाएगा और अगले मान लो हम मानते हैं कि 6 या 7 तारीख तक भी अगर हमें राज्यपाल उसको मंजूरी दे देता है तो उम्मीद की जा सकती है कि 25 से लेकर 30 अगस्त के बीच में ही जो है हरियाणा विधानसभा का बजट जो है आयोजित हो सकता है। ये बजट कितने दिन चलेगा उसका भी सरकार एक टेंटेटिव जो है वो प्रोग्राम जो है राज्यपाल को भेजेगी। उसके बाद मानसून सत्र के शुरू होने से पहले उसी दिन जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक होती है जिसमें नेता विपक्ष और मुख्यमंत्री, हरियाणा के स्पीकर, हरियाणा के डिप्टी सीएम, हरियाणा के गृह मंत्री, ये तमाम लोगों की एक 6 से 7 लोगों की कमेटी होती है। उस कमेटी में जो है बकायदा उसके ऊपर चर्चा की जाती है और चर्चा के बाद जो है वो जो मानसून सत्र है उसके ऊपर मोहर लगेगी। ये कितने दिन चलेगा? जी ओपी शर्मा जी, एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि इस मानसून सत्र में जो विपक्ष है वो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाने वाला है। इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए चेतन, अभी तक इस तरह का कोई भी सुनने में नहीं आ रहा है कि मानसून सत्र के दौरान हरियाणा में विपक्ष जो सरकार के खिलाफ अविश्वास
प्रस्ताव लेकर आएगा। लेकिन अगर हम बात करें पिछले साल की बात करें तो हरियाणा में पिछले मानसून सत्र 2022 के मानसून बजट सत्र की बात करें तो हरियाणा में विपक्षी कांग्रेस की तरफ से जो है वो एक अविश्वास प्रस्ताव सरकार की तरफ लाया गया था, लेकिन वो प्रस्ताव जो है वो गिर गया था। तब जो है बीजेपी के पक्ष में करीबन 56 जो है वोट पड़े थे कुल 90 में से। तो अब शायद उस आधार पर माने जाए तो शायद विपक्ष अब तक ना लेके आए, लेकिन अगर विपक्ष लेकर आता है तो उसके पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए हरियाणा विधानसभा में पर्याप्त जो एक 22 से 23 विधायकों के उसके ऊपर हस्ताक्षर की जरूरत होती है वो उनके पास है। अब देखते हैं कि अगर विपक्ष लेके आता तो उनका संवैधानिक राइट है और जिसका वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी ओपी शर्मा जी, ये बैठक यहाँ पर जो कैबिनेट की होने जा रही है, क्या आपकी किसी से बात हुई है मंत्री से कि वो किस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, या फिर वो अपनी तरफ से क्या मुद्दा इस मीटिंग में उठाने वाले हैं? देखिए चेतन, ये बैठक जो बुलाई जा रही है मानसून सत्र के लिए बुलाई जा रही है। हमारे देश का जो एक संवैधानिक जो एक ढांचा है उसके तहत कोई भी विधानसभा या लोकसभा का अगर सत्र बुलाया जाता है तो उससे पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है और कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास किया जाता है और प्रस्ताव जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल या फिर लोकसभा का अगर मैटर हो तो वो राष्ट्रपति को भेजा जाता है, जहां से वो प्रस्ताव मंजूरी के बाद आता है और उसके बाद वो प्रस्ताव वापिस से लोकसभा अध्यक्ष कह लें या फिर स्टेट के अंदर वो विधानसभा अध्यक्ष के पास आता है मंजूरी मिलने के बाद। उसी की तरह ये जो है वो कार्य होते हैं। और बाकी अगर हम बजट सत्र के बाद की बात करें तो उसके बाद जो है हरियाणा विधानसभा का पहली बार जो है वो सिटिंग जो 180 दिन में जो दोबारा वो बुलाई जा रही है, तो उस लहजे से बात करें तो अब तक जितनी भी कैबिनेट की बैठक हुई है और सरकार ने उसमें जितने भी कानूनों के अंदर अमेंडमेंट दी है और आगे वो हरियाणा को देखते हुए किस तरह के कानून में बदलाव चाहती है, क्या पॉलिसी चाहती है, किस किस तरह की जो भी वो अपना एक बिजनेस एक करना चाहती है, तो उस बिजनेस की भी जो है इन विधानसभा में इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और उसके बाद एक टेंटेटिव प्रोग्राम बनाकर जो है विधानसभा अध्यक्ष को भेजा जाता है, जिसके आधार पर विधानसभा अध्यक्ष अपनी विधानसभा के अंदर जो है सत्र की तैयारियां करता है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद ओपी शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के नूंह में भगवा यात्रा के दौरान 2 गुटों में जमकर टकराव हो गया। भगवा यात्रा के दौरान अचानक से हुई पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी पथराव होता रहा। दोनों तरफ से यहां हजारों लोगों का हुजूम है, लेकिन मौके पर 2 ही पुलिस की वैन मौजूद दिखाई दी। मौके पर बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद रहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता गुंजन जुड़ गई हैं। गुंजन, ये यात्रा यहां पर निकाली जा रही थी, क्या कुछ ऐसा माहौल बना कि ये इस तरह की तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, ये टकराव जो है वो यहां पर देखने को मिला? बिल्कुल, देखिए ये जो यात्रा थी कहीं ना कहीं देखिए तीसरी जो है ये यात्रा निकाली गई थी इस बार। और देखिए हर साल सावन के महीने में इस यात्रा का हर साल आयोजन किया जाता है। सोमवार के दिन मेवात के शिव मंदिर में जाकर, और देखिए महाभारत काल का ये शिव मंदिर है और वहां जाकर जो ये जलाभिषेक किया जाता है। ऐसे ही देखिए आज भी इस यात्रा का आयोजन किया गया था और मेवात के नलहर मंदिर से ये यात्रा शुरू होनी थी। वहां जलाभिषेक के बाद मेवात के तमाम अलग अलग इलाकों के शिव मंदिरों में जाकर इस यात्रा को जलाभिषेक करना था। हालांकि देखिए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संस्थाएं वहां पहुंची। तमाम सभी हिंदू संस्थाओं को वहां पर देखिए जलाभिषेक करने के लिए वहां गई। लेकिन जैसे ही हिंदू संस्थाएं वहां पहुंची तभी देखिए जितनी जानकारी अभी तक मिली है, क्योंकि हिंदू संस्थाओं से बातचीत की गई है और उस बातचीत के आधार पर जो जानकारी मिली है, देखिए 2 गाड़ियां वहां आई और कुछ शरारती तत्व मेवात के उस इलाके में मौजूद थे। उन शरारती तत्वों ने यात्रा के आगे और पीछे से यात्रा को रोककर पत्थरबाजी शुरू की। साथ ही साथ देखिए जब पत्थरबाजी हुई तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से भी जवाबी कार्यवाही की गई, जिसमें गोलीबारी की घटनाएं भी यहाँ सामने आई हैं। हालांकि देखिए पुलिस का अगर मैं जिक्र करूं तो क्योंकि ये यात्रा इस बार तीसरी बार ये यात्रा निकाली गई है और ऐसे में देखिए क्योंकि पिछले साल का अगर मैं जिक्र करूं तो तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी, पुलिस के पूरे इंतजाम थे, जगह जगह मेवात के अलग अलग इलाकों में पुलिस मुस्तैद थी। लेकिन आज जिस तरह से ये यात्रा निकाली गई उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही जरूर देखी गई, क्योंकि देखिए मौके पर जब गोलीबारी चली तो कहीं ना कहीं 2 ही पुलिस की वहां गाड़ियां मौजूद थी। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार
साल जो ये यात्रा निकाली गई थी, इस यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बरती गई है और उसी लापरवाही का ये नतीजा हुआ कि आज ये पूरी घटना सामने आई है। हालांकि देखिए अभी जितनी बातचीत की गई है उसके मुताबिक अभी तक किसी को गोली लगने की यहाँ खबर नहीं आई है, किसी की हताहत होने की खबर नहीं आई है। हालांकि मेवात जिले से भी पुलिस के अधिकारियों से यहाँ बात की गई और जब अधिकारियों से बात की गई तो उसका कहना था कि वो मौके पर अब तैनात हैं और जितने भी लोग हैं उन्हें वहां से निकाल लिया गया है, दूर जो है लोगों को ले जाया गया है और कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षा में यहाँ रखा जाएगा। लेकिन देखिए सवाल जरूर खड़े होते हैं क्योंकि तमाम हिंदू संगठन, तमाम हिंदू संस्थाएं आज यहाँ पहुंची थी और ये देखिए पहले से पता था, पुलिस को भी एक बाकायदा नोटिस जारी किया गया था हिंदू संस्थाओं की तरफ से कि आज ये यात्रा निकाली जाएगी, इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह की लापरवाही यहाँ की गई है तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर यहाँ खड़े करती है। जी गुंजन, ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से पत्थरबाजी करते हुए भी कुछ जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। क्या इन लोगों को पकड़ा गया है अभी तक? कुछ लोगों को क्या चिन्हित किया गया है पुलिस की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी तक देखिए फिलहाल इस पूरी घटना में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये भी एक सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस के अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, पहले पूरी घटना में पत्थरबाजी हुई, नोकझोंक हुई और उसके बाद शरारती तत्वों की तरफ से यहाँ गोलीबारी की जो ये पूरी घटना है इसे अंजाम दिया गया है। हालांकि देखिए पुलिस प्रशासन इस वक्त वहां मौके पर पहुंचा, लेकिन जब ये पूरी घटना वहां घटित हो रही थी तब कहीं ना कहीं पुलिस की जो नाकामी है वो साफ दिखाई दी। और अभी तक देखिए क्योंकि ये कोई छोटी घटना नहीं है, करीब 500 से 600 की संख्या में यहाँ हिंदू संगठन के लोग तमाम पहुंचे थे, हरियाणा के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ आए थे और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस लेट पहुंची है, पथराव हुआ है, गोलीबारी हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं और अब देखिए अब जिस तरह से पुलिस की जांच में देरी बरती जा रही है तो कहीं ना कहीं अब सवाल जरूर यहाँ खड़े हो रहे हैं। अभी का अगर मैं जिक्र करूं तो देखिए फिलहाल अभी तक किसी की भी यहाँ ना तो गिरफ्तारी की गई है और ना ही किसी को यहाँ पूछताछ के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए यहाँ लिया गया है। जी ठीक है गुंजन, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आपको गोरखपुर ले चलते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ता चैंबर्स का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।